हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के भी काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट है VBI शॉर्ट टाइप प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण है VBI लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को यहाँ पे कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये 50 VBI लघु उत्तरीय प्रश्न का ये पहला पार्ट है। ठीक है, जिस तरह हम लोग विज्ञान का यहाँ पे पार्ट वाइज 50 मोस्ट इंपोर्टेंट VBI शॉर्ट टाइप प्रश्न का यहाँ पे पार्ट वाइज देखते हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का भी यहाँ पे हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। इसी तरह यहाँ पे आपके एग्जाम से पहले जो ना दोस्तों सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे 50 VBI लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे हम पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% जो है ना दोस्तों, इसी से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 2011 से 2022 तक जितने भी बार पूछे जाते हैं यानी कि सबसे ज़्यादा बार, ठीक है, गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार एक प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है, तो वही प्रश्न आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये स्पेशली जो ना दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी विद्यार्थी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो फ्रेंड, ये सामाजिक विज्ञान का 50 VBI लघु उत्तरीय प्रश्न का ये पहला पार्ट है। इसी तरह यहाँ पे भी इसका भी 4 से 5 पार्ट में यहाँ पे हम लोग कवर कर देंगे फाइनली। ठीक है, तो फ्रेंड, यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए किस तरह में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से फटाफट से क्लास को स्टार्ट किया जाए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि बाढ़ से होने वाली हानियां का वर्णन करें, यानी कि जब भी बाढ़ आती है तो उससे हमें किस किस हानियां का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो जिधर भी बाढ़ आता है ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए दोस्तों, आपको पता होगा कि क्या क्या हानि होती है। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। तो सबसे पहला हानि है दोस्तों, देखिएगा क्या है कि बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमा हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई भूमि पर खेती वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक पानी जमा रहता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, खेती उसमें नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि कृषि में भी कमी, कृषि के प्रभाव में भी काफ़ी कमी होती है। ठीक है, क्षति पहुँचती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि दूसरा कमी क्या है, दूसरा हानि क्या है कि बाढ़ के दौरान जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। जब भी बाढ़ वगैरह आती है ना, तो जीव जंतु को उचित भोजन नहीं मिल पाती। इसके वजह से क्या हो जाती है दोस्तों, या तो वो बाढ़ में डूब के मर जाती है, या फिर वो क्या होती है दोस्तों, उसको भोजन नहीं मिलने के कारण वो क्या होती है दोस्तों, वो मर जाती है। ठीक है, तो ये बाढ़ के कारण जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि बाढ़ के कारण जब भी बाढ़ आती है ना, तो सड़क या रेल मार्ग टूट जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा पूर्णिया साइड में बाढ़ आती है, किशनगंज साइड में बाढ़ आती है। तो यानी कि उत्तरी साइड में जो बाढ़ आती है ना बिहार का, तो जो भी विद्यार्थी उत्तरी साइड से बिलोंग करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो जब भी बाढ़ वगैरह आता है तो क्या होता है दोस्तों, सड़क वगैरह या फिर जो रेल मार्ग होते हैं वो क्या होती है दोस्तों, टूट जाती है। ठीक है, इससे सरकार को काफ़ी यहाँ पे नुकसान होती है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा चौथा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियों का प्रकोप भी पड़ता है। ठीक है, बाढ़ के कारण कई हानिकारक बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि यहाँ पे मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, और यहाँ पे चेचक का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो बाढ़ के कारण काफ़ी सारी बीमारी हो सकती है, मलेरिया, हैजा, चेचक। ठीक है, इस तरह की बीमारी बाढ़ के सामने मतलब बाढ़ के कारण होती है। तो यहाँ पे बाढ़ से काफ़ी सारी हानियाँ होती है। उम्मीद करती है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, तो आप जो है इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो है कुछ इस प्रकार लिखते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे कि औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा ना होकर मनुष्य के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा नहीं होकर के किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वस्तुओं का उत्पादन वृहद पैमाने पर होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मानव वगैरह करेंगे तो इसमें जल्दी वो वस्तु उत्पादन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मशीन के थ्रू से हम उसका जब पैमाना करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे, तो इससे क्या होगा दोस्तों, वस्तुओं का जो उत्पादन होगा ना काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों जिसके खपत के लिए क्या होती है कि बड़े बाजार की आवश्यकता यानी कि जरूरत पड़ती है। औद्योगिकरण में नए नए मशीनों का आविष्कार होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि औद्योगिकरण में क्या हो रहा है कि नए नए मशीनों का आविष्कार भी होता है और नए तकनीक का भी विकास होता है। कहने का अर्थ जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं ना, तो ये औद्योगिकरण के ही वजह से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह लिख देना है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो ना दोस्तों आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंट बताना है, दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों, खादर मिट्टी लिखेंगे, और दूसरा तरफ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बांगर मिट्टी लिखेंगे। तो यहाँ पे खादर मिट्टी का जो पहला अंतर है दोस्तों क्या है कि नए जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, यानी कि जो नए जलोढ़ मिट्टी होते हैं ना दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बांगर मिट्टी का यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, यानी कि जो पुराने जलोढ़ मिट्टी हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बांगर मिट्टी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों कि खादर मिट्टी के कण महीन होते हैं, ठीक है। यानी कि जो खादर मिट्टी के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं, काफ़ी महीन होते हैं, ठीक है, काफ़ी पतला होते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा बांगर मिट्टी इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि जो बांगर मिट्टी होते हैं दोस्तों इसका कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं दोस्तों, पुराने जलोढ़ मिट्टी होती है, ये आपका क्या होते हैं, नए जलोढ़ मिट्टी होते हैं। तो जब भी नए जलोढ़ मिट्टी होगा ना तो उसका कण ऑब्वियसली क्या होगा दोस्तों, महीन तो होगा ही करना, और इसका कण क्या होगा दोस्तों, मोटा होगा, क्योंकि ये पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि ये नदी के समीपवर्ती यानी कि जो नदी के समीप यानी कि नज़दीक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा मिट्टी दोस्तों, खादर मिट्टी, ठीक है। और दोस्तों ये जो बांगर मिट्टी होते हैं ना, क्या है कि ये नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि नदी से दूर दूर ये क्षेत्र वाला जो आपका एरिया है ना दोस्तों उसमें पाई जाती है आपका बांगर मिट्टी। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों जो है ना पॉइंट्स काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर में लिखना पड़ेगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। काफी सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है दोस्तों कि जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का क्या होते हैं, आदान प्रदान। कहने का अर्थ है कि लेन देन होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है जैसे कि पुराने जमाने में क्या होते हैं दोस्तों
कि वस्तु से वस्तु का विनिमय करता था, यानी कि वस्तु से पहले क्योंकि यहाँ पे पैसा वगैरह रुपया वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे कि उसको गेहूं दे दिया तो उसके बदले में वो उसके बदले में जो ना दोस्तों वो दूध को ले लिया, ठीक है। या फिर उसको क्या दिया दोस्तों, अन्य चावल वगैरह दे दिया तो उसके बदले में गाय वगैरह ले लिया। तो मतलब क्या होता था कि वस्तु से वस्तु का विनिमय करता था, ठीक है। कहने का अर्थ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होते हैं कि एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है ना काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को बिल्कुल आप जो ना शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मनरेगा क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों मनरेगा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, ठीक है। यानी कि ये जो मनरेगा होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं कि ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था होती है। मनरेगा में क्या होता है दोस्तों, साल में ग्रामीण मजदूरों को जो ना दोस्तों सालाना में 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था होती है। इसी मतलब इसके न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मनरेगा काफ़ी सिंपल है। तो मनरेगा क्या होते हैं कि ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना होते हैं। मनरेगा के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, ग्रामीण मजदूर को कम से कम साल में यहाँ पे देखेगा 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था होती है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी जो ना दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे इसका आंसर समझ में आता है ना दोस्तों, जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों वंशवाद क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि वंशवाद की परंपरा दशकों से बनी आ रही है। जो वंशवाद होते हैं दोस्तों इसकी परंपरा कब से बनी आ रही है, दशकों से बनी आ रही है, ठीक है। जिसमें किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफा के बाद जो सीट खाली रह जाती है उस सीट पर उसी के परिजन या रिश्तेदार को चुनाव के लिए टिकट दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वंशवाद की परंपरा दशकों से बनी आ रही है, जिसमें किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफा के बाद, यानी कि कोई भी प्रतिनिधि निधन हो जाती है, यानी कि उसका मृत्यु हो जाती है या फिर वो इस्तीफा दे देता है तो उसके सीट खाली हो रह जाती है। तो इसके बदले में क्या होता है दोस्तों, उसके सीट पर उसी के परिजन या उसके रिश्तेदार को चुनाव के लिए टिकट दिया जाता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वंशवाद कहते हैं। काफ़ी सिंपल, यहाँ पे आपको सिंपल वे में बताते, ठीक है। तो वंशवाद में क्या होता है कि कोई भी प्रतिनिधि है, ठीक है, वहाँ पे उसका निधन हो जाता है या फिर वो क्या कर देता है दोस्तों, इस्तीफा देता है, तो उसका सीट तो खाली रहेगा ही ना। वो निधन हो जाएगा, वो मृत्यु हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो या फिर वो इस्तीफा दे देगा तो वो सीट खाली रह जाएगा। तो उसके रिश्तेदार या फिर उसका परिजन को चुनाव लड़ने के लिए उसको टिकट दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशवाद कहते हैं। इस प्रकार के वंशवाद आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी प्रकार के वंशवाद आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या है, ठीक है। तो उम्मीद करती है आपको जो है ना अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि शुष्क कृषि और आंध्र कृषि किसे कहते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि शुष्क कृषि लिख के डेस मार देना है, ठीक है। तो शुष्क कृषि उसे कहते हैं जहाँ वर्षा का औसतन 5 सेंटीमीटर से कम होता है। कहने का अर्थ है कि शुष्क कृषि उसको कहेंगे जिसमें वर्षा एवरेज कितना होती है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर से कम होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं ना। और यहाँ पे आंध्र कृषि क्या होता है दोस्तों, देखिएगा साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंध्र कृषि उसे कहते हैं जहाँ वर्षा का औसतन 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंध्र कृषि कहते हैं। तो आंध्र कृषि में क्या होता है दोस्तों, इसमें वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब 100
सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग आर्द्र कृषि कहेंगे। लेकिन जो शुष्क कृषि होते हैं इसमें वर्षा का जो एवरेज होता है ना 5 सेंटीमीटर सिर्फ और सिर्फ, मतलब 5 सेंटीमीटर या फिर उससे कम होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं। लेकिन जो आर्द्र कृषि होते हैं ये 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच अगर वर्षा होगा ना तो हम समझ जाएंगे कि वो आर्द्र कृषि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बताना है कि विकसित देश तथा अविकसित देशों में अंतर लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उत्तर लिख देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों कि विकसित देश तथा अविकसित देश में अंतर निम्नलिखित है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि एक तरफ यहाँ पे विकसित देश लिख देना है और यहाँ पे दूसरे तरफ अविकसित देश लिख देना है। तो यहाँ पे विकसित देश में आपको पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्या है कि विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि सर्वाधिक होती है। और यहाँ पे पहला पॉइंट अविकसित देश में क्या है दोस्तों कि अविकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है दोस्तों, कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, ठीक है। यानी कि जो विकसित देश होते हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इस सब का जीवन स्तर क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है, यानी कि हाई होता है। लेकिन जो अविकसित देश होता है ना, ये लोग का जीवन स्तर क्या होता है, निम्न होता है, यानी कि डाउन रहता है। और यहाँ पे इसका उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों विकसित देश है। और यहाँ पे देखिएगा इसका उदाहरण दिया गया, देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सब क्या है दोस्तों अविकसित देश है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये प्रश्न जो है 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप जो है दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खूनी रविवार क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर लिखते हैं कुछ इस प्रकार कि 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि 1905 ईस्वी में रूस और जापान में क्या हुआ था दोस्तों, युद्ध यानी कि लड़ाई हुआ था, जिसमें रूस की बुरी तरह से पराजय हुई, यानी कि जिसमें रूस क्या हो गया दोस्तों, बुरी तरह से हार गया था, ठीक है। पराजय मतलब क्या होता है, हार जाना। इस पराजय से रूस का आर्थिक हालात बहुत ही गंभीर हो गया, बहुत ही खराब हो गया। रूस में क्रांति हो गई, रूस में क्या हो गया दोस्तों, क्रांति हो गई ना। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो 1905 ईस्वी में लोगों के एक समूह, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1905 ईस्वी में लोगों के एक समूह रोटी, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि रोटी दो नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे। लेकिन जार की सेना ने उस निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिससे हजारों लोग मारे गए थे। उस दिन रविवार था, इसीलिए उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें रूस का क्या हुआ था दोस्तों, बुरी तरह से वो हार गया था ना। जब वो बुरी तरह से हार गया था तो रूस का आर्थिक हालात क्या हो गया दोस्तों, काफ़ी गंभीर हो गया था, काफ़ी खराब हो गया था। तो इसीलिए रूस में क्रांति हो गई थी, ठीक है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो 1905 ईस्वी में लोगों के एक समूह मिल करके क्या किया कि वो लोग जो है एक तरह का नारे दिया था। यहाँ पे नारे का नाम लिखा हुआ है रोटी दो। नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे। यहाँ पे एक महल का नाम लिखा हुआ है पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे। लेकिन जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया दोस्तों, गोलियां चला दिया। जब गोलियां चला दिया तो क्या हुआ कि हजारों लोग मारे गए। उसी दिन क्या कौन सा था दोस्तों, रविवार था। उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा था, रविवार का दिन पड़ रहा था। इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, खूनी रविवार के नाम से जानेंगे, ठीक है। उम्मीद करती है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं कि नगर निगम के, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगर, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नगर निगम नागरिकों को स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या क्या कार्य है, देखिएगा कि नगर क्षेत्र में
नाली या पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण करता है। और यहाँ पे दूसरा है कि कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि पीने की पानी का प्रबंध करता है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट में है कि गलियों पुलों एवं उद्यानों का सफाई एवं निर्माण करना। और यहाँ पे पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है कि आग बुझाने का कार्य भी करता है नगर निगम। और यहाँ पे छठा पॉइंट देखिएगा क्या करा है कि कल्याण केंद्र जैसे कि मृत्यु केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम केंद्र की स्थापना और देखभाल कार्य करता है। ठीक है। और यहाँ पे सातवां पॉइंट में लिखा हुआ है कि जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। तो ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? नगर निगम के मुख्य कार्य होता है। और इसका वर्णन यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टोटली जो ना दोस्तों यहाँ पे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप प्रश्न यहाँ पे हम आपको पढ़ा चुके हैं। यानी कि ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों सामाजिक विज्ञान का गेस क्वेश्चंस थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों इसी तरह यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का भी यहाँ पे टोटली 5 पार्ट आएंगे जिसमें हम लोग टोटली यहाँ पे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ पे हम कवर करेंगे, जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना दोस्तों इसी वीडियो से मतलब यही पार्ट से रहने वाले, यानी कि 50 MBBI सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न से ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो इसीलिए डेली यहाँ पे क्लास कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थियों को क्लास का टाइम पता नहीं है तो यहाँ पे रात्रि 9 बजे डेली क्लास होती है, 1 बजे दोपहर में क्लास होती है और दोस्तों यहाँ पे 6 बजे शाम में क्लास होती है। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त यारों में, फ्रेंड्स में, ताकि वो भी जो है ना दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू। वंदे मातरम।